गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर शो जिसमें हम करते हैं देश की बात और जरूरी मुद्दों पर बातचीत। आज फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं कि आप लोग लगातार हमारे वीडियोस को इतने ज्यादा शेयर्स कर रहे हैं और प्रॉपर रिस्पांस दे रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। आज हम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि ऐसी क्या वजह हो गई है कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ रहा है, और तो और हम बात करेंगे कि क्यों आरएलपी मतलब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, और बात करेंगे केंद्रीय सरकार की महिला आयोग की मंत्री और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी के बारे में कि स्मृति ईरानी जो केंद्रीय सरकार की मंत्राणी है उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ सकता है। और तो हम बात करेंगे हमारे किसानों के आंदोलनों की, क्यों किसानों का आंदोलन दिन ब दिन जो है दृढ़ होते जा रहा है। किसानों का आंदोलन जो है लगातार सरकार को डराते जा रहा है, और किसानों के आंदोलन में क्या है मिनी क्लिनिक की व्यवस्था, किसानों के आंदोलन में क्या है टोकन सिस्टम की व्यवस्था, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग ये भी बात करेंगे कि पीएम ने जो संडे को मन की बात की थी वो आखिर बात क्या की थी। बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने हमारे YouTube को भी इतना सक्सेसफुल बनाया है। अभी 1300 वॉच आवर्स हो गए और मेरे ख्याल से 5000 वॉच आवर्स आर इम्पोर्टेंट। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप हमारे चैनल लिंक्स को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके। हमारा मकसद सिर्फ आपको पर्दे की पीछे की हकीकत को बताना है या सच्चाई से रूबरू कराना है, एंड इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन। क्योंकि ये लाइव है तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं जिसका जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी। इंडीड आई वुड बी थिंकिंग माई सेल्फ फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वुड बी एबल टू गिव ऑल द answers away for all of your questions out there. Please keep asking your questions. Let's begin. हमारे जो पीएम मोदी जी है उन्होंने मन की बात की है। मन की बात में पीएम मोदी जी ने तेंदुओं के बारे में बात की, शेरों के बारे में बात की, पीएम मोदी जी ने खिलौनों के बारे में बातचीत की है, वोकल फॉर लोकल के बारे में बातचीत की है, और चुनौतियों के बारे में बातचीत की है, न्यू ईयर पे रिजोल्यूशंस के बारे में बातचीत की है। उन्होंने बात की है कि किस तरह से हमारे देश की जो जनता है वो पीएम मोदी के साथ है, और उनको बहुत ज्यादा गर्व है कि जनता उनके साथ है, उनकी बातों को इतना ज्यादा मानती है, समझती है उनकी बातों को। इसको लेकर पीएम मोदी जी ने इतना गर्व भी दिखाया कि हमें इतनी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा कोविड के चलते, लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भी हमने जो चुनौतियों को क्रॉस किया, हमने चुनौतियों को आराम से पार किया, और आज हम जो है कोविड से लड़ने में सक्सेसफुल है। हमारा जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। उन्होंने बताया कि किस तरह से देश में खिलौनों की मांग बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि देश में हमें इंटरनेशनल लेवल का अब हमें प्रोडक्ट बनाना होगा, वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आवाज उठानी होगी, और वोकल फॉर लोकल की क्वालिटी को अब हमें इनहैंस करना पड़ेगा। इतनी सारी बातें कि उन्होंने बताया कि देश में 2018 से 2016 से इंडीड तेंदुओं की संख्या देश में बढ़ गई है। 60% तेंदुए बढ़ गए, खासतौर पे महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक में तेंदुए बढ़ गए हैं, शेर बढ़ गए हैं। मतलब जहां 8000 थे, 7900 तेंदुए थे, वहां 13000 तेंदुए हो गए हैं। शेरों की संख्या बढ़ गई है एमपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में तेंदुए बढ़ गए, और इतनी सारी बातें की। मगर किसानों के आंदोलनों के बारे में मोदी जी ने कोई बात नहीं की। मोदी जी ने यह भी बात की कि न्यू ईयर रिजोल्यूशंस में आपको देश के लिए भी रिजोल्यूशन लेना चाहिए, देश के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। न्यू ईयर रिजोल्यूशंस हम सब लोग लेते हैं, और हमें देश के बारे में भी सोचना चाहिए कि देश में न्यू ईयर रिजोल्यूशंस हम देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सके। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। हमारा सामर्थ्य इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम अपना वोकल फॉर लोकल आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों के सामर्थ्य से हमारे खुद के जो है हम कोरोना वैक्सीनेशन लॉन्च कर रहे हैं, और हमारे जो एमएसएमईज थे वो फिर से रीस्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से लगातार मोदी जी ने हम लोगों की तारीफ की, मतलब देश की जनता की, देश की आवाम की तारीफ की, और अपने आप को एक प्राउड एम्परर मोदी जी ने बताने की कोशिश की। मगर मोदी जी ने ये बात बिल्कुल भी नहीं की कि क्यों आखिर किसान आंदोलनों पे वो बातचीत नहीं करते हैं। इतनी सारी बातचीत करते हैं, मन की बात, कच्छ में बात, यहाँ बात, रायसेन में बात, दुनिया भर की तमाम जगह पे मोदी जी घूमते हैं, लेकिन क्यों सिंघू टिकरी बॉर्डर पे नहीं जाते, क्यों NH8 पे मोदी जी नहीं जाते, क्यों NH24 पे मोदी जी नहीं जाते, क्यों
जयपुर दिल्ली हाईवे पे मोदी जी नहीं जाते हैं, तो दिल्ली मानेसर हाईवे पे मोदी जी नहीं जाते हैं, तो ये सब बातें मोदी जी ने बिल्कुल करना जरूरी नहीं समझा। तो ये मोदी जी की कुछ मन की बात थी। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन में भी इतनी गड़बड़ी आई, मतलब लॉकडाउन के चलते, लेकिन अब जो है हम लोग सब कुछ मैनेज करने में सक्षम है, सप्लाई चेन को भी हम प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं आजकल। हमारी तकनीकी, हमारे देश की जो आवाम है उसमें लगातार नया कंट्रीब्यूशन दे रही है। उन्होंने बताया कि अब हमारे उत्पाद जो है विश्व स्तरीय होने चाहिए, और इतने विश्व स्तरीय होने चाहिए कि भारत जो है टॉप 5 उत्पादकों में आ जाए। इस तरह से मोदी जी का कुछ समझाना था। लेकिन मोदी जी किसानों की बात करे या ना करे, किसानों ने लगातार ताली और थाली बजाकर उस दिन, तब संडे को मोदी जी के द्वारा किसानों को सपोर्ट ना करने पे और मोदी जी के द्वारा जो ये 3 काले कानून आ गए हैं उनको भगाने के लिए ताली और थाली, मोदी सरकार द्वारा जो 3 काले कानून आ गए, नॉट मोदी जी द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जो 3 काले कानून आए हैं उनको भगाने के लिए ताली और थाली किसानों ने बजाई। किसानों ने कहा कि हम ताली और थाली बजाकर हम जो ये 3 काले कानून है उसकी वापसी कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने ताली और थाली बजाकर कोरोना को भगाया था, उसी तरह ताली और थाली बजाकर अब जो है किसान इन 3 काले कानूनों को भगाने वाले हैं। लेकिन किसान कितना भी लंबा आंदोलन कर ले, केंद्र सरकार जो है टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी जी जो है लगातार अलग अलग मुद्दों पर देश से चर्चा कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, दुनिया भर की सभाएं कर रहे हैं, दुनिया भर के ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार अपने भाषणबाजी का सिलसिला इनका पिछले 3 महीनों से जारी है, लेकिन आज 34 दिन हो गए हैं, किंतु हमारी केंद्र सरकार एमएसपी को जो है कानूनी जामा पहनाने के लिए जो है तत्पर नहीं है। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का कोई भी इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। इसके चलते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल की बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, जिन्होंने अपने लोकसभा सांसद के पद से भी इस्तीफा देने की बात की थी। लोकसभा समिति में उन्होंने एक पद से इस्तीफा दे दिया था। आज उनकी पार्टी ने, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए से अपनी समर्थता वापस ले ली है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार किसानों के साथ में नहीं होती है और जो सरकार किसानों का, अन्नदाताओं का दर्द नहीं समझती है, ऐसी सरकार के साथ में वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि किसानों के द्वारा ही आज हमारे देश में जो है अलग अलग लोग अलग अलग जो ओहदे पे है वो किसानों के ही बच्चे हैं, किसानों के बच्चे ही डॉक्टर है, किसानों के बच्चे ही इंजीनियर है, किसानों के बच्चे ही एरोनॉटिक साइंटिस्ट बन रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है किसानों को गवार और बदहाल, बेहाल हाल में ही देखना चाहती है, जो ऑलरेडी देख रही है। किसानों ने बहुत जतन कर लिए, बहुत आंदोलन तेजी पे चल रहा है, लेकिन सरकार को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडीड सरकार तो किसानों के बीच में फूट डालने की बात करी, कभी 5 किसान नेताओं को बुलाती, कभी 8 किसान नेताओं को बुलाती है, कभी 20 किसान नेताओं को बुलाती, जबकि देयर आर 40 फार्मर लीडर्स, लेकिन 40 फार्मर लीडर्स को सबको नहीं बुलाती है। ऐसे करके अमित शाह से भी 1-2 बार बातचीत हुई है। तो लगातार सरकार जो है किसानों के बीच में फूट डालने की बात कर रही है, लेकिन किसान टस से मस होने वाले नहीं है। और अब सिंघू, मानेसर और पलवल वाले मार्ग पर भी वो रैली निकालने वाले हैं, और लगातार जो है किसान बता रहे हैं कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे और राजपथ को किसान पथ बना देंगे। इस तरह की तैयारियां जो है किसानों की कम होने का नाम नहीं ले रही। कल फिर किसानों से बातचीत है केंद्र सरकार की। अब किसानों ने इस बार बिफोर हैंड, प्रायर ही ये क्लियर कर दिया है, पहले से ही क्लियर करके रखा है कि वो किसान कानूनों में किसी तरह के संशोधन पे बातचीत नहीं करेंगे। इंडीड वो बिजली पर बात करेंगे, बिजली में संशोधन पे, बिजली बिल पर संशोधन में बात करेंगे। वो एनसीआर में जो प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण, उस पर बात करेंगे। पराली जलाने पर जुर्माने कम करने पे बात करेंगे। एमएसपी की गारंटी की बात करेंगे कि एमएसपी होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। लेकिन किसी भी तरह से कानून वापसी के अलावा और ऑप्शन सरकार के पास में नहीं है। सरकार को कानून वापसी करना ही पड़ेगा, ऐसा किसानों का मानना है। तो ही वो सरकार के पास बातचीत करने के लिए विज्ञान भवन दोबारा जाएंगे। बीजेपी के अलग अलग नेताओं से बात करने के लिए दोबारा विज्ञान भवन जाएंगे, वरना विज्ञान भवन जाने में किसानों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि ये बात क्लियर हो गई कि 29 मतलब कल को 29 दिसंबर को दोबारा से किसान जो है
जाने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे कि किसानों पर जो है किसानों पर इतने मेहरबान जो समितियां, दुनिया भर के संगठन जो है किसानों पर इतने ज्यादा मेहरबान हैं कि उन्होंने लगातार किसानों को सपोर्ट किया है और किसान भी अपने डिटर्मिनेशन को लेकर जो है एक नया उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, जिसमें उन्होंने किसी भी नेता को अंदर आने से मना कर दिया। नेतागिरी कोई भी वहां पर नहीं चल सकती है, कोई भी नेता अगर बीजेपी का है, कांग्रेस का नेता है तो वहां पर नहीं जा सकता है। सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स को ही किसानों ने अलाउ किया। तो किसानों ने भी एक नया ट्रेंड कायम किया। किसानों ने ये साबित करके दिखाया कि हिस्टोरिकल आंदोलन कैसे होते हैं। मुझे लगता है ये आंदोलन अन्ना हजारे जी के आंदोलन से भी आगे निकल गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ करप्शन की बात हो रही है, लेकिन वहां पर बैठ के हमारे जो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के किसान हैं वो लगभग सभी बातें कर रहे हैं। और राकेश टिके, जोगिंदर सिंह और हमारे गुरनाम सिंह चटूनी जैसे कुछ बहुत खास लीडर्स है जो बहुत अच्छा बोलते हैं, और जो हमारे योगेंद्र यादव जी है वो भी बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, बताते हैं उनको। दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड दैट यू कांट फूल देम, यू कांट चीट देम। उनको समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा किसी विपक्षी पार्टी से हम बहकावे उकसावे में नहीं है, हमको हमारा अच्छा बुरा समझ में आता है। हम कोई बेवकूफ नहीं है, अनपढ़ नहीं है। किसान है तो हम कोई अनपढ़ नहीं है कि हमें कोई भी बहका देगा, कोई भी उकसा देगा, ऐसी बात नहीं है। हमें कोई बहका नहीं सकता, कोई उकसा नहीं सकता है। लेकिन अब तो कल की वार्ता के बाद ही पता चलेगा कि सरकार आखिर किसानों पे कितनी मेहरबान है, सरकार कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इम्प्रेस्ड है किसानों के इस डिटर्मिनेशन के साथ में, और इस आंदोलनकारी सोच की वजह से कितनी ज्यादा इम्प्रेस्ड है सरकारें, तो कल ही पता चलेगा। यही नहीं, किसानों के लिए मिनी क्लिनिक्स भी वहां पर आ गए हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम डॉक्टर्स जरूर बन गए हैं। मिनी क्लिनिक्स की अपनी वैन लेकर, अपनी एम्बुलेंसेस लेकर डॉक्टर्स भी वहां पर आ गए। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर्स जरूर है, लेकिन हमारा दिल जो है वो हमारी धरती माँ से जुड़ा हुआ है। हमारे किसानों के, हमारे जो फादर्स है, हमारे ग्रैंड फादर्स है, फो फादर्स, हमारे सारे जो है वो किसान ही थे, और सभी लोग किसान ही थे। किसी ना किसी के फो फादर्स किसान ही थे पहले, कभी अगर रहे होंगे आज से 50 साल या 100 साल पहले। तो हम लोग सब किसान ही, खेती किसानी से जुड़े हुए। डॉक्टर्स है तो क्या हुआ, लेकिन हमारा दिल जो है जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए डॉक्टर्स जाके वहां पर किसानों की सेवा कर रहे हैं। वही नहीं, मिनी एक तरह से मिनी वो बन गया, एक किराना स्टोर्स बन गया, जिसमें टोकन, जिनको जरूरत होती है किसी सामान की, उनको टोकन लेना पड़ता है, और वो टोकन को देकर वो एक लिस्ट सामान की देंगे उस टोकन पर, और वो लिस्ट का सामान जो है किसानों को उस लिस्ट का सामान मिल जाएगा। मतलब किसानों के लिए इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है जिसके लिए किसानों को अपना कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, किसान भी डटे हुए हैं। जब 2 किसान घर वापस जाते हैं तो 4 रिटर्न में वापस आते हैं। अगर 8 किसान घर जा रहे हैं तो 12 किसान वापस आ रहे हैं। इस तरह से जो वहां पर NH8 पे, NH24 पर, जयपुर दिल्ली हाईवे पर जो आंदोलन हो गए वो खतरनाक लेवल के आंदोलन हो गए। मतलब वहां भीड़ एकदम खतरनाक लेवल की हो गई है। वहां पे भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, और जो मेरे ख्याल से मोदी जी बात करना नहीं चाहते। तो इट्स सरप्राइजिंग कि मोदी जी आखिर किसानों के बारे में बातचीत करने को क्यों अवॉइड कर रहे हैं। आखिर क्यों कॉर्पोरेट कल्चर, मोदी जी या मोदी जी के मंत्री, हम कहते हैं केंद्र सरकार इंडीड, क्यों कॉर्पोरेट कल्चर को खेती किसानी में लाना चाहती है। खैर, ये तो बात होगी। लेकिन बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है बहुत सपोर्टिव, सेवाओं में बहुत ज्यादा किसानों के साथ में जुड़ाव दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार, या तो किसानों की तबीयत खराब होने की बात है तो वो हरियाणा जाने के बजाय किसान उस बॉर्डर से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, जबकि हरियाणा बॉर्डर पर भी है कुछ किसान। दिल्ली ज्यादातर रेफर किया जाता है उनको किसानों के द्वारा, वहां पर दिल्ली में वो जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा, दिल्ली की सरकार द्वारा किसानों को एक सपोर्टिव सेवा जो है, एक जुड़ाव किसानों से दिखा रहे हैं। सपोर्टिव सेवा अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्राउड है, ऑनर की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी किसानों की इतनी ज्यादा मदद करने के लिए सामने आए हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि सरकार में जो जितने भी मंत्री, पीयूष गोयल जी या जितने भी हमारे मंत्री है, सभी लोग लगातार किसानों को ये समझाने में लगे हुए हैं। इंडीड जब भी मोदी जी ने बात की है किसान कानूनों के बारे में तो यही बात की कि कानून बहुत अच्छे, किसानों को समझने की जरूरत है। लेकिन किसानों का यह कहना है कि किसी भी मंत्री को, जो मंत्री बने हैं वो सब बाहर से, दूसरी कंट्रीज से पढ़कर आए हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आए हैं, लगातार राजनीति में रहे, तो किसी भी मंत्री को या मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी का चाय बनाने का बिजनेस है, तो किसी भी
चाय बनाने वाले को या किसी भी बड़े कॉर्पोरेट घराने के बेटे को, जो कि मंत्री लोग होते हैं, जो बड़े पॉलिटिकल घराने के बेटे को ये पता नहीं होता, जो बाहर से पढ़कर आया होता है कि खेती किसानी क्या होती है, किस तरह से इस तरह के नियम जो है जो डिजास्टर्स एक अफेक्ट दे सकते हैं, डिजास्टर्स अफेक्ट उनकी इनकम में दे सकते हैं। और वो अपनी एमएसपी को, अपनी एमआरपी को, अपनी चीजों की एमआरपी, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अपनी चीजों की एमआरपी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं विजुअल तरीके से, अपने तरीके से। अगर वो जैसा चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि गेहूं अगर 16 रुपए किलो है तो 16 रुपए किलो ही गेहूं बिके, किसान चाहते हैं, जबकि उनसे बहुत बार कॉर्पोरेट कल्चर आने से या कोई बाहर की कंपनी आने से उनसे खेती किसानी तो करा लेती है, लेकिन उनको अपना मनचाहा प्राइस नहीं देती, कुछ ना कुछ लूफहोल्स निकालकर उनकी प्राइस के साथ में छेड़खानी की जाती है। तो ये सारी बातें सामने आ रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि हनुमान बेनीवाल जी जो है लगातार किसानों के साथ में बने हुए हैं। जैसे शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो गया, उसी तरह से हनुमान बेनीवाल जी भी आरएलपी के जो नेता है, जो राज्यसभा सांसद भी है, वो अब अलग हो गए हैं। मतलब अब से कल से अब वो बीजेपी के साथ में नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि नीतीश कुमार जी ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को सीएम, मतलब जो बीजेपी के सपोर्ट से सीएम बने नीतीश कुमार जी, एक बार फिर से नीतीश कुमार जी को सीएम होने के साथ साथ में जेडीयू का अध्यक्ष पद जो है वो ओवरबर्डन लग रहा था, इसलिए उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ इस बार उन्होंने जरूर जेडीयू के पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से सीएम बनने के साथ साथ जेडीयू के पद पर रहना उनके लिए जो है बहुत ज्यादा दिक्कत का इशू है, जो अभी तक वो करते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा मुझे परेशानी होती है, इसलिए उन्होंने पद छोड़ दिया है। उसके बाद में अगर आप यूपी में है तो यूपी में अगर आप है और आपने आपकी गाड़ी पे धर्म या जाति के नाम पर कुछ लिख दिया है तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और आप पे भारी जुर्माना भी लगेगा। तो इस तरह से नंबर प्लेट से छेड़छाड़ भी अगर आपने की है, नंबर प्लेट पर भी कुछ आपके निशान आ जाते हैं, तो भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपको जो है भारी भरकम आपके ऊपर एक पेनल्टी के रूप में सजा हो सकती है, और आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है या आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये है कुछ खास बात है। लेकिन एक खास बात है कि क्या स्मृति ईरानी जी से केंद्र सरकार इस्तीफा मांगेगी। मतलब क्यों मांगेगी ये मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जो वर्तिका सिंह है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो विजय गुप्ता करके एक सचिव है, जो केंद्रीय महिला आयोग समिति के स्मृति ईरानी जी मंत्री है, उनके सचिव जो विजय गुप्ता है, विजय गुप्ता और एक और उनके सहयोगी ने वर्तिका से 1 करोड़ की रिश्वत की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको महिला आयोग की सदस्य बनना है तो आपको महिला आयोग की सदस्य बनने के लिए 1 करोड़ की रिश्वत देनी पड़ेगी। और तो उन्होंने कहा है कि आपको महिला आयोग के सदस्य बनने के लिए आपको जो है हमारी कुछ अनयूजुअल डिमांड्स फॉलो करनी पड़ेगी। उन्होंने वर्तिका सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज है और राष्ट्रपति अवार्ड विनर है जो लड़की, उसके साथ में बदतमीजी की है। उनके साथ में लगातार पुलिस भी बदतमीजी कर रही है, उनके परिवार को खतरा है। उन्होंने बताया कि मेरे परिवार को खतरा है, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वो स्मृति ईरानी जी से भी मिली इस बारे में, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने उनकी कोई मदद करने के बजाय उनसे 1 करोड़ रुपए रिश्वत की बात की। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी जी ने भी उनसे 1 करोड़ रिश्वत की पेशकश की। ये वही स्मृति ईरानी जी है जो 2014 में बात पे धरने पे बैठ जाती थी। 2014 से लेकर लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी और कई सारी अलग अलग मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने आ जाया करती थी। तो आज स्मृति ईरानी जी को ऐसा क्या हुआ है कि स्मृति ईरानी जी इस बात को करीब 7 दिन हो गए लेकिन सामने आने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, फर्जी लेटर भी जारी कर दिया वर्तिका सिंह के नाम पर, फर्जी लेटर की वो अध्यक्ष बन जाएगी, सदस्य बन जाएगी एंड ऑल दैट। अध्यक्ष तो स्मृति ईरानी जी हैं। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में इस बारे में शिकायत की है और सारे सबूत जो उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, जो व्हाट्सएप चैट थे, वो भी उन्होंने सबमिट कर दिया एमपी एमएलए कोर्ट में। लेकिन फिर भी बीजेपी के किसी भी नेता ने निकल के इसके बारे में ट्वीट नहीं किया है कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा आखिर स्मृति ईरानी जी
को आखिर क्यों 1 करोड़ रिश्वत लेनी पड़ रही है? जो 2G घोटाला, फलाना घोटाला, दुनिया भर के घोटाले, कभी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें, कभी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर लगातार जंतर मंतर में जो भावी नेता लगातार सामने बोलकर डायलॉग डिलीवरी की तरीके से भाषण देती थी। एकदम अलग ही अनोखे अंदाज में भाषण देती थी, जो आप सब लोगों ने देखा उनका वाकपटु होना, उनका गिफ्ट ऑफ द गैब, जो जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से वो अपना भाषण देती है, मतलब इट्स मिराकुलस जॉब शी डज एंड मतलब phenomenal language command Smriti Irani ji has, but still she needs to take the bribe of 1 crore. It's a big amount for any international player and a young player वर्तिका सिंह। तो वर्तिका सिंह ने ये भी बताया कि वो जो है परम राष्ट्रवादी, जो अपने आप को बीजेपी बताती है, उनके मंत्रियों से, इससे पहले भी उनका कई बार किस्सा आया है, पेशकश में आया किस्सा, लेकिन कभी भी स्मृति ईरानी जी पर किसी तरह का मुकदमा दायर नहीं किया। उल्टा पुलिस ही लगातार उनको और उनके परिवार को तंग कर रही है। लगातार पुलिस जो है वर्तिका सिंह और उनके परिवार को तंग कर रही है। पुलिस ये कह रही है कि आप अगर अपने स्टेटमेंट नहीं बदलेगी तो हम जान से मारने की धमकी तक दे रही है। आप देखिए कंगना रनावत और वर्तिका सिंह कितना डिफरेंस है। दोनों ही लड़कियां हैं, दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पर है। कंगना रनावत हालांकि एक फिल्मी लड़की है, लेकिन वर्तिका सिंह को कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, कोई Y+ सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने रो कर ट्विटर पे रो कर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई, उन्होंने रो कर, जबकि ऐसी कोई जान की धमकी तो कंगना रनावत जी को मिली भी नहीं थी, जो तू तड़ाक करके एकदम बीजेपी के ढोल पीट रही थी। तू तड़ाक करके एक राज्य के मुख्यमंत्री से तू तड़ाक करके बात करी थी कंगना रनावत फिर भी। लेकिन वर्तिका सिंह को जो है बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। वो रो रही है कि क्या जब तक मेरा रेप नहीं हो जाएगा, जब तक मेरा परिवार परेशान नहीं हो जाएगा, तब तक क्या केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, हमारे देश की सरकार कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगी, और पुलिस का क्या यही काम है कि वो चापलूसी करे। मतलब आप देखिए कि हमारे देश में अगर सरकार का चापलूस बनकर रहना है तो आपको Y+ सिक्योरिटी मिलेगी। अगर आपको चापलूसी का टैलेंट अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आपकी जान को एक छोटा मोटा सा कोई खिलौना समझ के आपकी जान को बिल्कुल खतरा हो या आपकी जान उड़ जाए, निकल जाए, आपके प्राण निकल जाए, कोई मतलब नहीं है। तो आपकी जान को एक छोटा मोटा खिलौना सरकार ने समझा है। वर्तिका सिंह लगातार ये गुहार लगा रही, लगातार ये अर्जी कर रही है कि आप देखिए कि मेरा परिवार परेशानी में है, मैं परेशानी में हूं। आप देखिए कि क्यों पुलिस वाले झूठे मुकदमे में उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो पुलिस वाले हैं वो इंडीड इनको ही तंग कर रहे हैं, वर्तिका जी को ही तंग कर रहे हैं, झूठे आरोप में इनको फंसा रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपने, ये प्रतापगढ़ की रहने वाली वर्तिका कह रहे हैं कि आपने झूठे इल्जाम स्मृति ईरानी जी पे लगाया। वर्तिका सिंह अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज है, राष्ट्रपति अवार्ड विनर है। वर्तिका सिंह कोई पॉलिटिशियन नहीं है जिनका कंपटीशन जो है इतनी ज्यादा खूंखार राष्ट्रवादी, परम राष्ट्रवादी मंत्राणी स्मृति ईरानी जी से हो सकता है। उनका कंपटीशन स्मृति ईरानी जी से नहीं हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि आखिर अगर उनका कंपटीशन स्मृति ईरानी जी से नहीं हो सकता है तो वो क्यों आरोप लगाएगी? स्मृति ईरानी जी ने उनसे आखिर 1 करोड़ रुपए क्यों मांगे हैं? उनसे 1 करोड़ रुपए मांगने का क्या मतलब था? और अभी 2 जनवरी 2021 को ये मामला जो है कोर्ट में जाएगा। वर्तिका ने सारे सबूत पेश कर दिए हैं और वो कह रही है कि आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उनसे किया जा रहा है लगातार, पुलिस और मंत्री मिलकर। मतलब विजय गुप्ता और रजनीश सिंह करके एक सहयोगी है, और विजय गुप्ता तो सचिव है केंद्रीय महिला आयोग के, और दोनों मिलकर जो है उनको परेशान कर रहे हैं और उनका आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब सचिव भी और पुलिस भी लगातार उनको परेशान कर रहे हैं। सचिव ने यह भी कहा कि अगर मैंने बात कर ली है, आपका फर्जी लेटर निकाल दिया है आपको महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए, अभी अगर आप 1 करोड़ नहीं देती है तो मेरी नौकरी चली जाएगी और आपको अभी स्मृति ईरानी जी को 1 करोड़ रुपए देना ही है। इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। देखते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस पर कितना संज्ञान लेती है। उन्होंने कहा है कि संज्ञान लीजिए, वरना क्या मैं अपनी जान गंवा दूं, क्या मैं अपनी इज्जत गंवा दूं, सरकार क्या चाहती है। मतलब इस तरह से साफ साफ शब्दों में रोते हुए वर्तिका दुनिया के सामने आई है, वर्तिका सिंह दुनिया के सामने आई है। मगर किसी भी हिसाब से सरकार या केंद्र राज्य सरकार
केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनकी बात सुनने के लिए जो है तैयार नहीं है, उनको किसी भी तरह की सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अगर आपको चापलूसी का टैलेंट आपके अंदर नहीं है तो आपकी इज्जत, आपका मेडल, आपका टैलेंट, आपकी अचीवमेंट सरकार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपको चापलूस और चापलूसी बनना पड़ेगा। आपका मेडल, आपका टैलेंट, आपका जो भी XYZ, आपका जो भी अचीवमेंट है वो सरकार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका टैलेंट सरकार के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो है उनके ही मंत्री की शिकायत कर दी और 1 करोड़ जैसी मोटी अमाउंट अपनी जेब से निकालने के लिए मना कर दी। वर्तिका सिंह हालांकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उनके पास में 1 करोड़ रुपए शायद नहीं है। कंगना रनावत जैसी एक्ट्रेस शायद 1 करोड़ दे दे, लेकिन वर्तिका सिंह के पास में आज 1 करोड़ रुपए नहीं है। तो उनका जो है इस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, उनका इस तरह से शोषण करने की जद्दोजहद की जा रही है, उनका जो है उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है 1 करोड़ रुपए आप दे दे, क्योंकि बात हो चुकी है स्मृति ईरानी जी से। और अब अगर आप नहीं देगी 1 करोड़ रुपए तो आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, आपके परिवार को परेशान किया जा सकता है। जिसको लेकर वर्तिका सिंह हालांकि बहुत बोल्ड लड़की है, वो सामने आ गई है मीडिया को, जिसको लेकर अब लगता है कि बीजेपी खुश नहीं है और इस बारे में नजरअंदाज करना चाह रही है। मतलब बीजेपी अपने ही अहंकार में, अपने ही बीजेपी के नेता जो अपने ही अहंकार में, बीजेपी सरकार अपने ही अहंकार में, अपने ही ढीठ रवैये के साथ में सामने प्रस्तुत होती है। दूसरों की परेशानी से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। तो यही चीजें सामने निकल के सामने आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड की भी हालत बहुत खराब है। अब बताया जा रहा है कि बॉलीवुड भी धीरे धीरे जो है टारगेट पर आ रहा है। बॉलीवुड भी लगातार जो है एनसीबी की चपेट में आ रहे हैं। 40 मोबाइल जब्त हो गए थे। 40 मोबाइल जब्त होने के साथ साथ भारती और अर्जुन रामपाल अभी 7 दिन पहले फिर एनसीबी के दफ्तर आए थे और बड़े बड़े कुछ नाम सामने आए हैं। अभी न्यू ईयर के बाद में पता चलेगा कि कौन कौन सी नई मछलियां जो है एक्चुअली एनसीबी के शिकंजे में आ गई है और किन पे गाज गिरने वाली है और कौन कौन से बड़े नाम जो है फिरोज नाडियाड वाला, सॉरी आई एम वेरी बैड एट द नेम्स, रिमेम्बरिंग the names, I'm terrible. So फिरोज नाडियाड वाला के साथ कौन से ऐसे बड़े नाम है बॉलीवुड के जो अब एक्चुअली चपेट में आने वाले हैं। और ये सारी बातें जो है एनसीबी ने खुद बताई है कि सबका मोबाइल जब्ती किया हुआ है। सबके मोबाइल को जो है ऑनलाइन इनका कोई ट्रैकिंग सिस्टम होता है, तो ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से इनकी चैट्स ट्रैक की जा रही है। अर्जुन रामपाल ने और भारती ने तो कहा था कि मैं नहीं हूं, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको जाके पकड़ो, मुझे अकेले को टारगेट क्यों किया जा रहा है। मैं तो एक्चुअली कहीं पिक्चर में हूं भी नहीं जो अकेली मुझे टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा जो पिक्चर में लोग हैं वो कुछ और लोग हैं, कुछ दूसरे लोग पिक्चर में है, तो उनको जाके पकड़ा जाए, मुझे ना पकड़ा जाए। अर्जुन रामपाल ने बताया कि ये उनका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है। उन्होंने डॉक्टर का नाम दे दिया था, उनका डॉक्टर का कुछ अच्छा ही नाम था, I'm forgetting the name। तो डॉक्टर ने बताया कि हमने तो ऐसी कोई प्रिस्क्रिप्शन दी नहीं है। और जो उनकी बीवी ने भी बताया था, उनकी बीवी ने भी कहा था कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है एंड फलाना ठिकाना, तो ये बात उनकी सिरे से खारिज की जा रही है। डॉक्टर ने कहा है कि मैंने ऐसा कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। डॉक्टर ने बताया कि ये प्रिस्क्रिप्शन मेरा लिखा हुआ है भी नहीं और दवाइयां जो है किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही है। तो ये दवाइयां जो है वो एक सस्पिशियस दवाइयां है और एक साइकोथेरेपी की दवाइयां है जो उन्होंने तो नहीं दी है, डॉक्टर ने जाके क्लियर कर दिया है। तो अब पता चलेगा कि जब अर्जुन रामपाल के डॉक्टरों ने हाथ खींच लिया है और पर्चियों को इनवैलिड बता दिया है, तो अब अर्जुन रामपाल का अगला कदम क्या होगा ये एनसीबी जो है वो डिसाइड करेगी। एनसीबी डिसाइड करेगी कि आखिर क्यों बॉलीवुड को जो है ड्रग्स की जरूरत पड़ रही है और उनके मोबाइल्स में चैट क्या है, उसके बेसिस पर एनसीबी नए लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी। और ये भी एक बात सामने आ रही है निकल के, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि कंगना रनावत ने जब एक अर्नब गोस्वामी के चैनल में जाकर इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया था कि मैं घर से भाग गई थी, 2 साल में मैं ड्रगिस्ट थी, 2.5 साल बाद मैं एक्ट्रेस बन गई है। हालांकि उन्होंने 2-2.5 साल में कोई एक्ट्रेस नहीं बनता यहाँ पर, उन्होंने हालांकि झूठ बोला था, लेकिन फिर भी अगर वो आप एक्ट्रेस बन गई, आप ड्रग एडिक्ट बन गई, तो जब वो ऑन कैमरा बता रही है नेशनल टेलीविजन पे, तो उनपे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है, तो मैं भी आपसे सहमत हूं आपके इस कमेंट से कि आखिर कंगना रनावत पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। अगर ड्रग्स लिए हैं, उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है, तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अर्जुन रामपाल ने भी जो है इस तरह की बात की है कि मैंने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के चलते कुछ दवाइयां ली है, जिसका डॉक्टर्स ने सिरे से मना कर दिया, जिसके बारे में सिरे से खारिज कर दिया अपना स्टेटमेंट। और
ये भी बताया जा रहा है कि अंकिता लोखंडे भी कहीं ना कहीं संदीप सिंह के साथ, संदीप सिंह जो है प्राइम सस्पेक्ट है सुशांत सिंह के केस में, जो उनकी बर्थडे पार्टी में पाए गए। तो अभी संदीप सिंह भी जो है एनसीबी के रडार पर चढ़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि संदीप सिंह जो है वो अंकिता की बर्थडे पार्टी में बड़े मजे कर रहे थे। या तो अंकिता को बता देना चाहिए कि संदीप सिंह का सुशांत सिंह की मौत से कोई लेना देना नहीं है, या तो अंकिता संदीप सिंह को इन्वाइट ना करे, लोगों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ ना करे। लोग जो है बहुत इमोशनली अटैच्ड है। सुशांत का केस जो है बहुत जमीनी केस बन चुका है, बहुत जमीन से जुड़ा हुआ केस बन गया है। हिंदुस्तान का हर परिवार, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे परिवार चाहते हैं कि सुशांत के मर्डर्स को जो है सजा मिले, सुशांत को जो है हम उनको न्याय दिला सके। सुशांत को हम सुशांत के पिताजी भी यही चाहते हैं, जो आजकल बहुत बीमार हैं और सदमे में हैं। लेकिन इतनी बड़ी अपनी जो है टीआरपी लेने वाली अंकिता लोखंडे एकदम से लाइमलाइट में जो आ गई है अंकिता लोखंडे अपने बर्थडे पार्टी में। हालांकि बर्थडे पार्टी मनाना चाहिए और वो 5 साल से सुशांत के रिलेशनशिप में नहीं थी, लेकिन फिर भी संदीप सिंह को कम से कम नहीं बुलाना चाहिए था, ऐसा पब्लिक का मानना है। तो अब संदीप सिंह भी एनसीबी के रडार पे आ गए, जो सुशांत के केस में एकदम प्राइम सस्पेक्ट बन के सामने आ रहे हैं। उनके स्टेटमेंट बार बार चेंज होते रहते थे। वही एक बंदा था जिसने सुशांत को नीचे उतारा और फिर सुशांत को उसने नीचे उतारने के बाद में उसने सुशांत को जो है जो भी एम्बुलेंसेस बुलाई, दुनिया भर की जो है मैनेजमेंट की घर में, और श्वेता दीदी को लेकर गया, नीतू दीदी को लेकर गया, दुनिया भर की उसने हेल्प की और एकदम खुद लाइमलाइट में आ गया एज सेम एज अंकिता लोखंडे। तो उस पर भी अब शिकंजा कर सकता है। लेकिन अंकिता लोखंडे अगर चाहती तो ये क्लियर कर सकती थी संदीप सिंह का कनेक्शन, और ये भी चाहती, अगर वो चाहती तो ये भी क्लियर कर सकती थी कि क्या संदीप सिंह वास्तव में रिलेटेड था या फ्रेंड था सुशांत का। क्योंकि सुशांत से पिछले 4 सालों से संदीप सिंह ने खुद बताया कि उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अंकिता लोखंडे भी शायद ऐसा करके और टीआरपी को दोगुना तिगुना करना चाह रही है, टीआरपी को और ज्यादा हवा देना चाह रही है, और सच्चाई बताने से परहेज अंकिता लोखंडे भी शायद रख रही है। तो ये सारी बातें निकल के सामने आ रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं आपको बता दूं, सबसे लास्ट चीज जाते जाते, कि किसानों का एक तरफ तो आंदोलन चल रहा है, वहीं एमपी में शिवराज सरकार जो है किसानों से हिसाब बराबर करने में लगी हुई है, गेट इवन करने में लगी हुई है। शिवराज सिंह इज रियली गेट इवन विद फार्मर कम्युनिटी, बिकॉज क्या हो रहा है कि जहां पर दो हजार हमारी केंद्र सरकार फार्मर्स को देती थी किसान कल्याण योजना के तहत, किसान कल्याण योजना के तहत जो एक सम्मान राशि दी किसान कल्याण किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है 2-2 3 बार साल में किसानों को मिलते थे। तो अब क्या हुआ है कि किसान सम्मान निधि के तहत जो 3 बार किसानों को मिल चुके हैं, तो उसको शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एमपी में वापस लेने का फैसला किया है। कमलनाथ जी जो पूर्व सीएम है एमपी के, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि जो सरकार, जो केंद्र सरकार है और जो बीजेपी सरकार है, वो गेट इवन होना चाह रही है किसानों के साथ में। फार्मर्स आंदोलन को देखते हुए, फार्मर्स के मूवमेंट्स को देखते हुए, फार्मर एजिटेशंस को देखते हुए जो है अब जो है सरकार कह रही है, एमपी की सरकार ये कह रही है कि हमने गलती से गलत नाम दे दिया था। अगर गलत किसानों को गलत पेमेंट हो गई तो उनके नाम गए कैसे, किसानों के नाम कैसे गए? मतलब 2-2 हजार भी 3 बार जा रहे हैं, मतलब मुश्किल से 6,000 रुपए इज जस्ट नथिंग इन दिस एक्सपेंसिव वर्ल्ड, आई हैव टू से। इस एक्सपेंसिव वर्ल्ड में 6,000 भी जो है 6,000 भी जो है किसानों के लिए बहुत ही छोटी राशि है। अगर आप किसान हैं और आप इतनी मेहनत करते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, ना ठंडी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, लगातार आप आपकी फसल को एक बच्चे की तरह पैदा करके उसको बड़ा करके काटने में लगे रहते हैं, तो ऐसे में 6,000 भी देना, मतलब सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि कर 6,000 देना और उसको वापस मांग लेना किसानों के लिए सच में बेइज्जती करने वाली बात है, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार एमपी में कर रही है, जिसको लेके कमलनाथ सरकार ने उनका बहुत ज्यादा कंडेमनेशन किया है, ट्विटर पे बार बार लिखा हुआ है। तो ये चीज एक बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेंडिंग है कि एक तरफ आप किसानों के आंदोलनों से खुश नहीं है और दूसरी तरफ आप किसानों को दिए हुए 6,000 रुपए भी आप वापस मांग रहे हैं। तो ये किस तरह की सरकार है, जहां पर 2,000 करोड़ का आपने एक बिल्कुल आपने
जो एक विस्तार प्रोजेक्ट आपने बना लिया है, संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पर 800 करोड़ का संसद भवन बन रहा है, जिसमें 900 करोड़ का प्रधानमंत्री जी का प्लेन आ रहा है, और किसानों को दिए हुए 6,000 रुपए भी वापस मांग रहे हैं। किसानों की हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा है, कोई भी सरकार तरस नहीं खा रही। अब तो MP से, राजस्थान से भी, महाराष्ट्र से भी बिल्कुल 25-25, 30-30 गाड़ियां भर भर के आंदोलनों में लौट के आ रही है। आंदोलनों में लगातार स्टीम मशीन है जिससे खाना बनाया जाता है। 50-50 हजार लोगों का खाना, 1-1 लाख लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता है। स्टीम मशीन है, दुनिया भर की अपनी मशीन है, गुरुद्वारे से उठाकर ले आए हैं किसान, और दुनिया भर के गुरुद्वारे, दुनिया भर की समितियां उनको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अन्नदाता कभी गलत नहीं हो सकते। आपके घर में आपकी माँ होती है, जिस तरह से आपकी माँ गलत नहीं हो सकती है क्योंकि आपके खाने पीने का ध्यान रख रही है, उसी तरह एक किसान भी गलत नहीं हो सकता है। यही हमारे देश के किसानों के बारे में अलग अलग लोग बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी पॉइंट को, किसी भी मुद्दे को टू द पॉइंट समझने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अपनी मनमानी में लगी है, अपनी ही बातें बताने में लगी हुई है, बजाय उसके कि किसानों की बात को भी एक बार जो है सेकंड थॉट देना चाहिए। किसानों के 3 बिल वापस लेने की जिद पर भी सेकंड थॉट देना चाहिए। इंडीड सरकार कह रही किसान जिद्दी है, और किसान जो है अनयूजुअल डिमांड सामने रख रहे हैं, और किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी और दुनिया भर के जो उनके नेता, किसान नेता जो अंदर है, जो जेलों में बंद है, वो बाहर निकलने के लिए शायद किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि किसान कह रहे हैं कि वो सिर्फ 3 किसान कानून जो वापसी चाहते हैं, और सरकार से दूसरा कुछ भी नहीं चाहते। सरकार जितना जो कुछ बोल रही है वो सब गलत बोल रही है और झूठ बोल रही है। आखिर क्या मामला है, कल पता चलेगा। बहुत दिलचस्प होगा ये मामला, और स्मृति ईरानी जी का भी मामला बहुत दिलचस्प होगा कि क्या हमारी केंद्र सरकार स्मृति जी से इस्तीफा मांगती है कि जब आपके जो वर्तिका सिंह के आरोप जब क्लियर हो जाए 2 जनवरी को, तब तक आप इस्तीफा दे दीजिए, या जब भी जज उसको हरी झंडी देता है, आरोपों को नकारते हैं जज साहब, तब तक क्या स्मृति ईरानी जी को इस्तीफा मांगा जा सकता है, उनको अपनी ताजपोशी से हटाया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा सकता है तो बहुत दिलचस्प मामला होगा, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। तो हमारा उद्देश्य, हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देना या असमर्थन देना नहीं है। हम तो बस आपको एक पर्दे के पीछे की हकीकत बताते हैं कि वास्तव में हकीकत क्या है, ये बताना हमारा काम है। हमारे जरूरी नहीं कि हमारा वीडियो इतना लंबा होगा। हम कभी कभी मतलब अल्टरनेट डेज में जब हम लाइव आ रहे हैं तभी आप उसको पूरा देखिए, बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं, 10-10 मिनट करके देख सकते हैं, 5-5 मिनट करके देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार बैठकर आप मेरा पूरा वीडियो देखो। मैं ऐसे भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैं लाइव आकर रिकॉर्ड करना मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप लोगों से भी मेरी बातचीत हो जाती है और मैं देखती हूँ कि लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको टाइप करना है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसे सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो डलता है फौरन वीडियो आपके तक आ जाए, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को सजेस्ट करके एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण करने में हमारा सहयोग प्रदान करें।